शब्दों में छिपे एहसास, कहानियों में छिपी सच्चाई। आप सुन रहे हैं अभिनव कविता एवं कहानियाँ, जहाँ हर कहानी दिल को छू जाती है। एक माँ जो हालात से टूट गई, एक बेटा जो चुपचाप सब सहता रहा। गरीबी, जिम्मेदारियाँ और समाज की नज़रें क्या इंसान को पत्थर दिल बना देती हैं? मुंशी प्रेमचंद की कहानी अक्सीर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस दर्द की दास्तान है जो शब्दों से नहीं, हालात से निकलती है। अक्सीर। प्रेमचंद। बेवा हो जाने के बाद बूटी के मिजाज में कुछ तलखी आ गई थी। जब खानादारी की परेशानियों से बहुत जी जलता तो अपने जन्नत नसीब को सलवाते सुनाती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए ये सारा जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो शादी न जाने किस लिए की थी। घर में भुनी भंग न थी, चले थे शादी करने। बूटी चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती, अहीरों में इसका रिवाज है। इस वक्त वो देखने सुनने में भी बुरी न थी। दो एक उसके ख्वास्तगार भी थे, लेकिन बूटी इफ़्फ़त परवरी के ख्याल को न रोक सकी। और ये सारा गुस्सा उतरता था उसके बड़े लड़के मोहन पर, जिसका 16वां साल था। सोहन अभी छोटा था और मीना लड़की थी। ये दोनों अभी किस लायक थे? अगर ये 3 बच्चे उसकी छाती पर सवार न होते तो क्यों इतनी तकलीफ होती? जिसके घर में थोड़ा सा काम कर देती, वो रोटी कपड़ा दे देता। जब चाहती किसी के घर बैठ जाती। अब अगर कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3 बच्चों के होते हुए ये उसे क्या सूझी। मोहन अपनी बिसात के मुताबिक उसका बार हल्का करने की कोशिश करता था। जानवरों को सानी पानी ढोना, मथना, ये सब वो कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह सीधा न होता था। रोजाना एक न एक बात निकालती रहती, और मोहन ने भी आजिज होकर उसकी तल्ख नवाइयों की परवाह करना छोड़ दिया था। बूटी को शौहर से यही गिला था कि वो उसके गले पर गृहस्थी का जंजाल छोड़कर चला गया। उस गरीब की जिंदगी ही तबाह कर दी। न खाने का सुख मयसर हुआ, न पहनने का, न और किसी बात का। वो इस घर में आई गोया भट्टी में पड़ गई। उसके अरमानों की तिश्ना कामी और बेवगी के क़ुयूद में हमेशा एक जंग सी छिड़ी रहती थी, और जलन में सारी मिठास जलकर खाक हो गई थी। और शौहर की वफ़ात के बाद बूटी के पास और कुछ नहीं तो 400-500 के जेवर थे, लेकिन एक एक करके वो सब उसके हाथ से निकल गए। उसके मोहल्ले, उसकी बिरादरी में कितनी औरतें हैं जो उम्र में उससे बड़ी होने के बावजूद गहने झुमका लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी लकीर डालकर गोया उसे जलाती रहती हैं। इसलिए जब उसमें से कोई बेवा हो जाती है तो बूटी को एक हासिदाना मसरत होती। वो शायद सारी दुनिया की औरतों को अपनी ही जैसी देखना चाहती थी, और उसकी महरूम आरजुओं को अपनी पाकदामनी की तारीफ और दूसरों की पर्दादारी और हर्फगिरी के सिवा सुकूने कल्ब का और क्या जरिया था? कैसे अपने आंसू पोंछती? वो चाहती थी उसका ख़ानदान हुस्न सीरत का नमूना हुआ, उसके लड़के तरगीबात से बेअसर रहें। ये नेक नामी भी उसकी पाकदामनी के गरूर को मुश्तैल करती रहती थी। इसलिए ये क्यों कर मुमकिन था कि वो मोहन के मुताल्लिक कोई शिकायत सुने और जब्त कर जाए? तरदीद की गुंजाइश न थी। गीबत की इस दुनिया में रहते रहते वो एक ख़ास किस्म की बातों में बेइंतहा सहल एतकाद हो गई। गोया वो कोई ऐसा सहारा ढूंढती रहती थी जिस पर चढ़कर वो अपने को दूसरों से ऊंची दिखा सके। आज उसके गरूर को ठेस लगी। मोहन जूं ही दूध बेचकर घर आया, बूटी ने उसे कहर की निगाहों से देखकर कहा, देखती हूँ अब तुझे हवा लग रही है। मोहन इशारा न समझ सका। पुरसवाल नज़रों से देखता हुआ बोला, मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है? शर्माएगा तो नहीं? उल्टा मुझी से पूछता है। तो रूपा से छुप छुप कर नहीं हंसता बोलता? तुझे शर्म नहीं आती कि घर में पैसे की तंगी है और उनके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं? मोहन ने उज्र गुनाह किया जो गुनाह से भी बदतर था। तो मैंने कौन सा गुनाह कर डाला? अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दे तो पान लाऊंगा। अपनी साड़ी रंगाने को दे दी तो उससे रंगाई मांगता। मोहल्ले में एक तू ही बड़ा धन्ना सेठ है, उसने और किसी से क्यों न कहा? ये वो जाने, मैं क्या बताऊं। कभी घर में भी धेले के पान लाया, या सारी खातिरदारी दूसरों के लिए ही रख छोड़ी है? यहाँ किसके लिए पान लाता? तेरे लिए क्या घर के सारे आदमी मर गए? मैं न जानता था तुम भी पान खाना चाहती हो। संसार में एक रूपा ही खाने के लायक है। शौक सिंगार की भी तो एक उम्र होती है। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसके तकवे और तहारत को खाक में मिला देना था। बुढ़ापे में इन पाबंदियों की वक़्त ही क्या, जब नफ्स कुशी के बल पर वो सब औरतों के सामने सर उठाकर चलती थी। उसकी ये नाकदरी, उन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी सारी जवानी खाक में मिला दी। उसके शौहर को गुजरे आज 5 साल हुए, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। ये 3 चीटे तो उसके गले मढ़ दिए हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या है? चाहती तो आज वो भी होंठ सुर्ख किए, पाँव में मेहंदी रचाए, अलौट बिछुए पहने मटकती फिरती। ये सब कुछ उसने लड़कों के कारण त्याग दिया। और बूटी बुढ़िया है, बोली हाँ और क्या,
मेरे लिए तो अब चीथड़े पहनने के दिन हैं। जब तेरा बाप मरा तो मैं रूपा से 2 ही 4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता न लगता, गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर इससे बोला तो या तो तू इस घर में रहेगा या मैं ही रहूंगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई। अगर रूपा मेरे घर में आई तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। ये सब उसकी माँ की माया है। वही कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीने लेती है। रांड से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सौत बनाकर मेरी छाती पर मूंग डले। मोहन ने दर्दनाक लहजे में कहा, अम्मा ईश्वर के लिए क्यों अपना मान खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिन में मीना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली रह जाओगी, इसीलिए उसे लाने का ख्याल हुआ। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। बूटी ने शुभा आमेज नजरों से देखकर कहा, तुम आज से यहीं आंगन में सोया करो और गाय भैंस बाहर ही पड़ी रहें। पड़ी रहने दो, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर इतना शुभा है? हाँ, मोहन ने खुददारी की शान से कहा, मैं यहाँ न सोऊंगा। तो निकल जा मेरे घर से। हाँ, तेरी यही मर्जी है तो निकल जाऊंगा। मीना ने खाना पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने नहीं गई। मोहन का सरकश दिल माँ के इस जाबिराना हुक्म को किसी तरह कबूल न कर सकता। माँ का घर है, ले ले, अपने लिए वो कोई दूसरा ढूंढ लेगा। रूपा ने उसकी बेलुत्फ बेकैफ जिंदगी में एक मसरत पैदा कर दी थी। जब वो अपने दिल में एक नाकाबिले बयान शोरिश का एहसास कर रहा था, जब वो अपनी जिंदगी की मामूली पुरमशक्कत रफ्तार से बेजार हो रहा था, जब दुनिया उसे सूनी सूनी दिलचस्पियों से खाली नजर आ रही थी, उस वक्त रूपा ने उसकी जिंदगी में बहार की तरह रुनुमा होकर उसे सुर्ख कोंपलों और तुयूर के नगमों से हलावत पैदा कर दी। अब उसकी ये कैफियत थी कि कोई काम करना होता तो दिल रूपा की तरफ लगा होता। यही अरमान था कि उसे क्या चीज़ दे कि वो खुश हो जाएगी। बड़ी हिम्मत करके उसने अपना दर्दे दिल कहा। अब आज वो किस मुंह से उसके पास जाए? क्या उससे कहे कि अम्मा ने तुमसे मिलने की मुमानियत की है? अभी तो कल चरागाह में बरगद के सायादार दरख्त के नीचे दोनों में कैसे इखलास की बातें हो रही थीं। मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे 100 गाहक निकल आएंगे। तुम जिस घर में जाओगी वो रोशन हो जाएगा। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रूपा ने जवाब दिया था। वो एक नगमा लतीफ़ की तरह उसके जिस्म के एक एक रग में, उसकी रूह के एक एक जर्रे में बसा हुआ था। उसने कहा था, मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन। तुम परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मजदूरी करने लगो तब भी मोहन हो। वो अपने मोहन के इफलास, रुसवाई और फाकाकशी सब कुछ झेल लेगी। उसी रूपा से अब वो जाकर कहे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं। नहीं, ये गैर मुमकिन है। उसे घर की परवाह नहीं है। वो रूपा के साथ माँ से अलग रहेगा, यहाँ न सही किसी दूसरे मोहल्ले में सही। उस वक्त भी रूपा उसका इंतजार कर रही होगी। कैसे अच्छे बीड़े लगाती है कि जी खुश हो जाता, जैसे बीड़ों में प्रेम घोल देती है। लेकिन जाओगे कैसे? अम्मा से वादा नहीं किया है? कहीं अम्मा सुन ले कि ये रात को रूपा के पास गया था तो जान ही दे दें। तो मेरा क्या नुकसान? दे दें जान अपनी। तकदीर को तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी जो उन्हें पान की तरह फेरेगी। उल्टे और उससे जलती हैं। न जाने क्यों रूपा से उसे इतनी चिढ़ है। वो ज़रा पान खा लेती है, ज़रा रंगीन साड़ी पहन लेती है, बस यही तो उसकी उम्र खाने पहनने की है। क्या बुरा करती है? चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। रूपा आ रही है। शायद हाँ वही है। मोहन के साजे जिस्म के सारे तार झनकार उठे। उसके वजूद का एक एक जर्रा नाचने लगा। रूपा उसके दरवाजे पर आए। शीरी अदा रूपा कैसे उसका खैर मकदम करे? क्या करे? जाकर उसके कदमों पर सर रख दे। रूपा उसके सिलहाने आकर बोली, क्या सो गए मोहन? इतनी जल्दी? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का बहाना किए पड़ा रहा। रूपा ने उसका सर हिलाकर कहा, क्या सो गए मोहन अभी से? अपना पान खा लो। उसकी उंगलियों में क्या एजाज था, कौन जाने। मोहन की रूह में शादियाने बजने लगे। उसकी जान रूपा के कदमों पर सर रखने के लिए गोया उछल पड़ी। देवी बरकतों का थाल लिए उसके सामने खड़ी है। सारी कायनात मसरत से रक्स कर रही है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका जिस्म लतीफ हो गया और वो किसी सदाए मुस्तरिब की तरह फिजा की गोद से चिमटा हुआ उसके साथ रक्स कर रहा है। मैं जाती हूँ, नहीं जागते न जागो, हाँ नहीं तो। मोहन अब जब्त न कर सका। हाँ, जरा नींद आ गई थी। तुम इस वक्त क्या करने आई? अम्मा देख लें तो मुझे मार ही डालें। रूपा ने उसके मुंह में पान का बीड़ा रखकर कहा, तुम आई क्यों नहीं? आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? कहती थी रूपा से बोलोगे तो जान दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं रूपा से इतनी क्यों चिढ़ती हो? अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, वो किसी का खाना पीना नहीं देख सकती। ये बात नहीं है मोहन, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है।
मैं चंचल थी ना, लेकिन अब तो मैं किसी से नहीं हंसती। अम्मा को कैसे समझाऊं? तुम मेरे पास एक बार रोज आ जाया करो बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। दफतन मोहन के घर का दरवाजा खुला। शायद बूटी आ रही है। रूपा सरक गई। मोहन भीगी बिल्ली बन गया। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके दिल में मसरत का दरिया मौजजिन था। उसकी खलकी खुशुंद और तुंदी गायब हो गई थी, गोया बच्चे को मिठाई मिल गई हो। वो सोहन को हमेशा डांटता था। सोहन आराम तलब और काहिल था, घर के काम धंधे से जी चुराता था। आज भी वो आंगन में बैठा अपनी धोती में साबुन लगा रहा था, गाजी मियाँ के मेले की तैयारी कर रहा था। मोहन को देखते ही उसने साबुन छुपा दिया और भाग जाने के लिए मौका ढूंढने लगा। मोहन ने मुखलिसाना तबस्सुम के साथ कहा, क्या धोती बहुत मैली हो गई है? धोबिन को क्यों नहीं दे देते? धोबिन पैसे न मांगेगी। तुम पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा पैसे दे चुकी, उल्टी घुड़कियां देंगी, तो मुझसे ले लो। ये कहकर उसने एक एक कन्नी उसकी तरफ फेंक दी। सोहन बाग बाग हो गया। भाई और माँ दोनों उसकी मलामत करते रहते थे। बहुत दिनों के बाद उसे मोहब्बत की शीरीनी का मजा मिला। एक कन्नी उठाई और धोती वहीं छोड़ गाय को खोलने चला। मोहन ने कहा, तुम रहने दो, मैं इसे लिए जाता हूँ। सोहन ने गाय को खूंटे से खोलकर नांद पर बांधाया और अंदर आकर भाई से बोला, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? आज पहली बार सोहन ने बड़े भाई की जानिब ऐसे हुस्ने अकीदत का इजहार किया। इसमें क्या राज है, ये मोहन की समझ में आया। बिरादराना खुलूस से उसका चेहरा शगुफ्ता हो गया। बोला, आग हो तो रख लाओ। मीना सर के बाल खोले आंगन में घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और आंचल से सर ढांपने की नाकाम कोशिश करती हुई रसोई घर की तरफ बर्तन उठाने चली। मोहन के गुस्से से सभी डरते थे। मोहन ने प्यार से पूछा, क्या खेल रही था मीना? मीना थर थर कांपती हुई बोली, कुछ नहीं, तू तो बहुत अच्छे घरौंदे बना लेती है, जरा बना तो देखो। मोहन के मिजाज में आज ये पुरलुत्फ इनकलाब देखकर मीना को यकायक यकीन ना आया, लेकिन फिर भी उसका चेहरा शगुफ्ता हो गया। प्यार के एक लफ्ज में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे एक दिलकशी सी फैल गई। जिसने सुना उसका दिल खिल उठा। जहां खौफ और बदगुमानी थी वहां एतबार और खुलूस चमक उठा। जहां बेगानगी थी वहां अपनापन छलक पड़ा। चारों तरफ इन्हिमाक छा गया। कहीं बेदिली नहीं, कहीं बेनियाजी नहीं। लोगों की तरक्कियां होती हैं, खिताब मिलते हैं, मुकद्दमात में फतह होती है, लेकिन इन छोटे छोटे रोजमर्रा के वाकयात में जो शीरीनी है वो इन ऊख और गन्ने के खेतों में कहाँ। मोहन के सीने में आज मोहब्बत का सोता सा खुल गया था। उसमें मसरत, हमदर्दी और खुलूस की धारें निकल रही थीं। मीना घड़ौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाकर कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा? जल्द नेवता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मीना आसमान में उड़ रही थी। भैया कितने अच्छे हैं। अब भैया पानी मांगेंगे तो वो लोटे को राख से खूब चम्माचम करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक हो गया है, लेकिन टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लगेंगे? 1 पैसे के बताशे लूंगी और 1 पैसे का गुलाबी रंग। जोड़े तो रंगे जाएंगे ना, कि नहीं? तो 2 पैसे में तुम्हारी गुड़िया का ब्याह हो जाएगा क्यों? हाँ, तुम 2 पैसे दे दो तो मेरी गुड़िया का धूमधाम से ब्याह हो जाएगा। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मीना को दिखाए। मीना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मीना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। जब यूं न पा सकी तो मोहन की गोद में चढ़ गई और पैसे ले लिए। फिर नीचे आकर नाचने लगी। तब अपनी सहेलियों को शादी का नवेद सुनाने दौड़ी। उस वक्त बूटी गोबर का झव्वा लिए सार के घर से निकली। मोहन को खड़े देखकर तुंद लहजे में बोली, अभी तक मटर गश्त ही हो रही है, भैंसे कब दुही जाएंगी? आज मोहन ने बूटी को सख्त जवाब नहीं दिया। माँ को बोझ से दबे हुए देखकर उसने इज़्तिरारी तौर पर उसके सर से झव्वा लेकर अपने सिर पर रख लिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दोह ले, गोबर तो मैं लिए जाती हूँ। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो माँ? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? माँ का दिल ममता से रकीक हो गया। तू जा अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? गोबर निकालने का काम मेरा है। दूध कौन दोहेगा? वो भी मैं कर लूंगा। तू इतना कहाँ का जोधा है कि सारे काम कर लेगा? जितना कहता हूँ उतना कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगी? तुम लड़कों से काम लो। जो बेराह चले उसे समझाओ, जो गलती देखो इसे ठीक करो। बस यही तुम्हारा काम है। मेरी सुनता कौन है? आज मोहन बाजार से दूध पहुंचाकर लौटा तो एक छोटा सा पानदान, पान, कत्था, छालिया और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़ कर बोली,
आज रुपए कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इस तरह तू पैसे उड़ाएगा तो कै दिन निबाह होगा? मैंने तो एक पैसा भी फजूल खर्च नहीं किया। अम्मा, मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं, इसीलिए न लाता था। तो अब मैं पान खाने बैठूंगी? क्यों, इसमें हर्ज क्या है? जिसके दो दो जवान बेटे हों, क्या वो इतना शौक भी न करे? बूटी के खजा रशीदा दिल में कहीं से हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोयल थी, लेकिन उसके अंदर कितनी तरावत, कितनी रतूबत, कितनी जान बख्शी भरी हुई थी। जैसे उसके चेहरे की झुर्रियां चिकनी हो गईं, आंखों में नूर आ गया। दिले मायूस में एक तरन्नुम सा होने लगा। उसने एक मिठाई सोहन को दी, एक मीना को और एक मोहन को देने लगी। मोहन ने कहा, मिठाई तो मैं लड़कों के लिए लाया था अम्मा। और तू बूढ़ा हो गया क्यों? इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ। मोहन ने मिठाई ले ली। मीना ने मिठाई के पाते ही गप मुंह में डाल ली थी और वो जबान पर मिठाई की लज्जत कब की मैदे में जा चुकी थी। मोहन की मिठाई को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने वो मिठाई मीना को दे दी। एक मिठाई और बच रही थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो जरा सी मिठाई। मोहन ने कहा, वो तुम खा जाना अम्मा, इसमें मिठास से ज्यादा मजा है। मोहन ने मिठाई खा ली और बाहर चला गया। बूटी पानदान खोलकर देखने लगी। आज जिंदगी में पहली बार उसे ये खुशनसीबी हासिल हुई है। ज़हे नसीब कि शौहर के राज में जो नेमत न मयस्सर हुई, वो बेटे के राज में मिली। पानदान में कई कुलियां हैं। इसमें चूना रहेगा, इसमें कत्था, इसमें छालिया, इसमें तंबाकू। वाह, यहाँ तो 2 छोटी छोटी चमचियां भी हैं। मजे से चूना कत्था लगा लो, उंगली में दाग तक न लगे। ढकने में कड़ा लगा हुआ है, जहां चाहो लटका कर लिए चले जाओ। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे, मगर सरौते के लिए जगह नहीं है। न सही। उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें चूना कत्था रखा, छालियां काट कर रखी, पान भिगोकर तश्तरी में रखे, तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उसके अर्क ने जैसे उसकी बेवगी की करख्तगी को मुलायम कर दिया। दिल की मसरत, इनायत और करम की सूरत इख्तियार कर लेती है। अब बूटी कैसे बैठी रहे? उसका दिल इतना गहरा नहीं है कि ये खूबी किस्मत इसमें गुम हो जाएगी। घर में एक पुराना आईना पड़ा था। बूटी ने अपना मुंह देखा। होठों पर सुर्खी नहीं है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़ा ही पान खाया है। सुर्खी होती तो वो कुल्ली कर लेती। गांव की एक औरत धनिया ने आकर कहा, काकी जुआ रस्सी दे दो, रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कह दिया था, मेरी रस्सी गांव के लिए नहीं, मेरी रस्सी टूट गई है तो बनवा क्यों नहीं लेती। लेकिन आज उसने उसकी रस्सी से काम नहीं लिया। उसने खंदा पेशानी से रस्सी निकालकर धनिया को दे दी और हमदर्दाना अंदाज से पूछा, लड़के के दस्त बंद हो गए धनिया? धनिया ने कहा, नहीं, आज तो दिन भर दस्त आए, हर वक्त आ रहे हैं। पानी भर ले तो चल जरा देखूं, दांत ही है कि कोई और फसाद है, किसी की नजर वजर तो नहीं लगी। क्या जानू काकी, कौन जाने किसी की आंखें फूटी हों। चौचाल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है, जिसने चुमका कर बुलाया उसी की गोद में चला जाता है। काकी ऐसा सुहदों की तरह हंसता था कि तुमसे क्या कहूँ। कभी कभी माँ की नजर लग जाती है बच्चे को। उसे नौज, काकी भला कोई अपने बच्चे को नजर लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं, नजर कोई लगाता नहीं, आप ही आप लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। तू अकेली है? आजकल तू घर के काम धंधे में बड़ा खींचता होगा। नहीं काकी, रूपा आ जाती है, उससे बड़ी मदद मिलती है, नहीं तो मैं अकेली क्या करती। बूटी को ताज्जुब हुआ। रूपा को उसने महज तितली समझ रखा था, जिसका काम फूलों पर बैठना और फिर उड़ जाना था। हैरत अंगीज लहजे में बोली, रूपा? हाँ काकी, बेचारी बड़ी भली है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को संभालती है। गाड़ी से कौन किसी की बात पूछता है काकी, उसे तो अपने मिस्सी काजल से ही छुट्टी ना मिलती होगी। ये तो अपनी अपनी रूच है काकी, मुझे तो मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी पूजा पाठ करने वाली ने ना दिया। कल बेचारी रात भर जागती रही, मैंने उसे कुछ दे तो नहीं दिया, हाँ जब तक जीऊंगी उसका गुण गाऊंगी। तू उसके गुण अभी तक नहीं जानती। धनिया पान के पैसे कहाँ से आते हैं, रंगीन साड़ियाँ कौन लाता है, कुछ समझती है? मैं तो इन बातों में नहीं पड़ती काकी। फिर शौक सिंगार करने को किसका जी नहीं चाहता। खाओ पहनने की यही उम्र है। धनिया का घर आया। आंगन में रूपा बच्चे को गोद में लिए थपकियां दे रही थी। बच्चा सो गया था। धनिया ने बच्चे को उससे लेकर खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा।
पेट में आहिस्ता आहिस्ता उंगली गड़ाकर देखा, नाव पर हींग का लेप करने की ताकीद की। रूपा पंखा लाकर उसे झलने लगी। बूटी ने कहा, ला पंखा मुझे दे दे। मैं झलूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तू दिन भर यहाँ काम धंधा करती रहती है, थक गई होगी। तुम इतनी भली मानस हो और यहाँ लोग कहते हैं बगैर गाली के किसी से बात नहीं करती, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत न पड़ती थी। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते। अपनी आंखों की देखी मानो या कानों की सुनी। आज भी रूपा आंखों में काजल लगाए, पान खाए, रंगीन साड़ी पहने हुए थी, मगर आज बूटी को मालूम हुआ कि फूल में महज रंग नहीं, बू भी है। उसे रूपा से जो एक तरह का लिल्लाही बुग़्ज़ था, वो आईना पर जमे हुए गर्द की तरह साफ हो गया था। कितनी नेक सीरत, कितनी सुघड़ और शर्मीली लड़की है। आवाज़ कितनी प्यारी है। आजकल की लड़कियां अपने बच्चों की तो परवाह नहीं करती, दूसरों के लिए कौन मरता है। सारी रात धनिया के बच्चे को लिए जागती रही। मोहन ने कल की बातें इससे कह तो दी होंगी, दूसरी लड़की होती तो मुझे देखकर मुंह फेर लेती। उसे तो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मुमकिन है मोहन ने इससे कुछ कहा ही ना हो। ज़रूर यही बात है। आज रूपा उसे बहुत हसीन मालूम हुई। ठीक तो है, अभी शौक सिंगार न करेगी तो कब करेगी। शौक सिंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपनी ही ऐशो आराम में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब नहीं। उनका काम तो सिर्फ दूसरों को रिझाना है, जैसे अपने रूप को सजाए राह चलतों को बुलाते हुए कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे नेक दिल आदमियों का सिंगार बुरा नहीं लगता, बल्कि और अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रंग रूप की तारीफ करें। कौन दूसरों की नज़र में खप जाना नहीं चाहता। बूटी का शबाब कब का रुखसत हो चुका था, फिर भी ये तमन्ना उसके दिल में मौजूद थी। ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। रूपा अब करीब करीब रोज़ 2-1 बार बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से तकाजा करके उसके लिए अच्छी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा बगैर काजल लगाए या महज सफ़ेद साड़ी में आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को ये जोगिया भेस अच्छा नहीं लगता, ये भेस तो हम बूढ़ियों के लिए है। रूपा कहती, तुम बूढ़ी किस तरह हो गई अम्मा? मर्दों को इशारा मिल जाए तो भौरों की तरह मंडलाने लगे। मेरे दादा तो तुम्हारे दरवाजे पर धरना देने लगेंगे। बूटी लुत्फ आमेज मलालत के साथ कहती, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तू बूढ़ी हो गई तो क्या तेरे दादा जवान बैठे हैं? हाँ अम्मा, बड़ी अच्छी काठी है उनकी। आज मोहन बाजार से दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे की फिक्र कर भाई, मैं रूपा की माँ से रूपा के लिए तेरी बातचीत पक्की कर रही हूँ। अगर आपको ऐसी भावनात्मक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो अभी अभिनव कविता एवं कहानियाँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है।